अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 की एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेट्स सी दी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। कहते हैं व्हाई इज द एलिवेटर इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग। जब एलिवेटर नीचे आ रही होती है तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर क्यों रिक्वायर्ड होती है, एंड व्हाई देयर इज अ शुड बी अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। और यूजुअली बच्चे हमारे पास ना लिमिट लगाई जाती है कि एक वक्त में 4 से ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं बैठने चाहिए एलिवेटर में, या 5, तो एक लिमिट लगा दी जाती है लोगों की। ऐसा क्यों है, उस चीज़ की तरफ आते हैं। ये हमारे पास उसका आंसर है। कहते हैं electrical power is required to control the descent speed and stop the elevator from freely falling। कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड होती है अगर जो नीचे की तरफ आने वाली उसकी स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर बच्चे उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप इलेक्ट्रिकल पावर नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो जो उसकी एलिवेटर की एक्सेलरेशन जो होगी बच्चे वो ग्रेविटी की इक्वल हो जाएगी, वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बच्चे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल होती है तो हम कहते हैं वो फ्रीली फॉलिंग है, वो वेटलेसनेस की सिचुएशन में होती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जब वो कह लें कि कंट्रोल ही नहीं होगी स्पीड, और वहाँ पे हमारे पास एक्सीडेंट होने के चांसेस है। दूसरा कहते हैं हमारे पास हम लोग ने नंबर ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर भी लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि अगर एक लिमिट से ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे ना तो उनकी जो नीचे की तरफ वेट फोर्स है वो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने की वजह से मे बी एलिवेटर की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हो, और जो आपने पावर सिस्टम अप्लाई किया हुआ है मे बी वो उसको कंट्रोल ही ना कर सके, उसकी लिमिट के अंदर ना हो। तो हमारे पास अगर पावर सिस्टम की वो लिमिट के अंदर, ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा, तो आपके पास वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे एक्सीडेंट मतलब अकर कर सकता है। तो ये रीज़न है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं आपके पास पैसेंजर्स की लिमिट होनी चाहिए। यूजली मुझे एलिवेटर को ना आपने इस तरह से वायर्स के जरिए ना पावर सप्लाई दिया होता है। आप इन वायर्स के जरिए इसको ना एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवा रहे होते हैं। अगर आप इसको पावर सप्लाई नहीं देंगे तो ये तो फ्रीली फॉल करेगी एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, और हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप इसको पावर सप्लाई देते हैं। दूसरी इसके अंदर बच्चे जो लोगों की ना एक लिमिट लगा दी जाती है कि एट अ टाइम 4 लोग हो या 5 लोग हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा यहाँ पे वेट आ जाएगा तो इसकी नीचे की तरफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मे भी ये जो वायर्स है उसको, ये जो आपने ब्रेकिंग सिस्टम लगाया है वो उसको कंट्रोल ही ना कर सके, तो ये वायर्स टूट जाएंगी और ये फ्रीली फॉल करेगी और वो दोबारा से एक्सीडेंट के होने के चांसेस है। इसलिए आप एक तो पावर सिस्टम देते हैं इसको ताकि इसको कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव करवाया जा सके। दूसरा इसमें लिमिट लगाते हैं कि एक टाइम पे कुछ 4 लोगों से या 5 लोगों से ज़्यादा ना हो, ताकि अगर वेट फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो मे भी ये वायर्स उनको कंट्रोल ना कर सके और ये टूट जाए और फिर से एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं a body is being raised to a height h from the surface of the earth, what is the sign of work done by both justify। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको ना ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, हाइट एज के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब आपने 2 फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकालना है। एक तो वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, आपने फोर्स बची इसको हाथ में पकड़ के इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आपकी फोर्स भी किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ, और वर्क हाइट भी मतलब उसका डिस्टेंस भी किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो दोनों के दरमियान एंगल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 होगा। वर्क डन हम लोग ना डिफाइन करते हैं F.D, तो डॉट की जगह कॉस थीटा आ जाता है। अगर आप खुद जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसको उठा के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से एंगल क्या होगा, 0 होगा। कॉस 0 1 होता है, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, F.D के। दूसरा वो कहते हैं एक तो आप फोर्स लगा रहे थे, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा बच्चे, ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे की तरफ लगती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं लेकिन ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है, तो इस केस में एंगल की वैल्यू क्या होगी इस केस में, तो फिर 180 डिग्री होगी, और कॉस 180 डिग्री बच्चे -1 होता है, तो ये -FD आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है ग्रेविटी की वो नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कॉस 180 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला कहते हैं अ बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इन एयर, विल इट्स मैकेनिकल एनर्जी बी कंजर्व ड्यूरिंग फॉल, जस्टिफाई। कहते हैं सपोज करें आपके पास ना किसी हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, आप बताएं उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी। अब स्टार्टिंग में ना कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग मीडियम, मतलब आपने किसी किस्म का मीडियम नहीं लिया, तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट मुझे इनिशियली किसी हाइट के ऊपर पड़ा ना, इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट नीचे फॉल करेगा वो सारी की सारी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। हाइट से जब नीचे फॉल करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे मूव करते हैं नीचे की तरफ तो वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस केस में तो हम कहते हैं कि हमारे पास कंजर्व है, क्योंकि एक फॉर्म से एक मैकेनिकल एनर्जी से दूसरी मैकेनिकल एनर्जी में जा रही है। ठीक है,
आगे कहते हैं नॉन रेजिस्टिव मीडियम। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है किसी हाइट के ऊपर पड़ा है। अब यहाँ पे मैंने ना मीडियम भी लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इनिशियली ऑब्जेक्ट किसी हाइट एज के ऊपर पड़ा है, इसकी पोटेंशियल लीजिए, जब वो नीचे आ रहा होगा तो बच्चे हमारे पास वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा, जैसे जैसे वो नीचे आ रहा होगा ना बच्चे, तो हमारे पास ये जो मीडियम है इसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नीचे आना चाह रहा होता है ना, तो मीडियम जो है वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अगर मुसलसल उस ऑब्जेक्ट ने नीचे आना है तो वो क्या करेगा, अपनी कुछ एनर्जी जो है ये जो पार्टिकल्स इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट वर्क करने में यूटिलाइज करेगा, फिर ही तो वो नीचे आएगा ना, ठीक है। तो हम कहेंगे वो कुछ एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो वर्क डन करेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब है ये जो मीडियम उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको ओवरकम करने के लिए वो इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही है, एक तो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी उसके जिसके साथ वो नीचे आ रहा है, दूसरा मुसलसल नीचे आने के लिए ये पार्टिकल जो मीडियम की इनकी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ना वर्क करेगा। मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होती है, लेकिन अगर उसने नीचे आना है तो उसको इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी तो मुसलसल नीचे आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में मतलब जब वो नीचे आ रहा है, और दूसरा हमारे पास जो मीडियम अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, तभी तो वो नीचे आएगा मजीद, ठीक है। तो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा बच्चे, ये जो वर्क हो रहा होता है ना, मतलब इस ऑपोजिट फोर्स को जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको ओवरकम करने के लिए, वो हवा में ना हीट एनर्जी की फॉर्म में ज़ाया हो जाता है, जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। मतलब हम उसको हमारे अकॉर्डिंग तो वो लॉस हो गया, तो हम इसलिए कहते हैं वो कंजर्व नहीं रहती। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बच्चे दोनों मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं, ठीक है। कुछ पार्ट जो है इस मीडियम के पार्टिकल्स के अगेंस्ट वर्क करने में भी यूज हुआ। वो जो हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है ना, वो हमारे पास हवा में हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रही, ठीक है। आगे हमारे पास कहते हैं कैलकुलेट द पावर ऑफ अ क्रेन इन किलोवाट्स। आपने पावर कैलकुलेट करनी है किलोवाट्स में, विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 1000 kg। मास आपके पास गिवन है 1000 kg, हाइट आपके पास गिवन है 100 और टाइम गिवन है बच्चे 20 क्या लेके सेकंड्स गिवन है। ये यहाँ पे मीटर है, मीटर नहीं आएगा, सेकंड्स आएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा उसने न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा कह लें डाटा चेंज कर दिया। हम एग्जैक्टली इस डाटा के अकॉर्डिंगली आंसर देख लेते हैं। अच्छा, पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, mgh, इसको ले सकते हैं, ठीक है। एनर्जी होता है ना, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय t। अब आपके पास मैथ कितना गिवन था, 1000 गिवन था, हाइट आपके पास 100 गिवन थी, आपके पास टाइम 20 सेकंड गिवन था। तो आपके पास ये देखिए मैथ्स जी वैल्यू वैसे कांस्टेंट होते हैं 9.8 और 100 के साथ हाइट है और डिवाइडेड बाय 20। सबको सॉल्व करेंगे तो ये 49,000 आ जाएगा वाट। लेकिन वो कह रहे हैं आप आंसर निकालना है किलो वाट में। मुझे यहाँ पे डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब है शारिया लास्ट पे होगा डेसिमल। इसको उठा के ना आप 49 के बाद ले जाए। आप कितने डिजिट्स पीछे लेके गए हैं, 3 डिजिट्स पीछे लेके गए हैं। इसको 49 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखा जाएगा और 10⁻³ की जगह क्या आ जाएगा, किलो आ जाएगा, ठीक है। तो ये किलो वाट में आपके पास आंसर आ गया। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ट्रॉली ऑफ मैस 1500 kg कैरिंग अ सैंड बैग ऑफ 500 kg is moving uniformly with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं एक ट्रॉली है, ट्रॉली का मैस आपको दिया हुआ है 1500 kg। कहते हैं इस ट्रॉली के अंदर ना एक सैंड बैग है, मतलब एक रेत का बैग है जिसमें सैंड फिल्ड है, ठीक है। अब इस ट्रॉली का मैस जो है वो कितना है हमारे पास, इसमें रेत जो है ना वो पूरी की पूरी फिल्ड है। अब इस ट्रॉली का मैस कितना 1500, इस सैंड बैग का मैस कितना 500। तो ये सैंड बैग इसी के अंदर पड़ा हुआ है, तो टोटल मैस कितना हो जाएगा बच्चे, इन दोनों को ऐड कर दें, 1500 और 500 ही आ जाएगा 2000, ठीक है। अब वो कहते हैं किसी स्पीड इनिशियल स्पीड के साथ ये जा रहा है, उसकी स्पीड भी आपको गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चे किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में करें। किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, पर आवर डिवीजन में आ रहा है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 आ जाएगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिवीजन में आता है इसलिए इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इनिशियल इसकी स्पीड आ जाएगी 11.11 मीटर पर सेकंड। कहते हैं आफ्टर सम टाइम द सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ द होल सैंड बैग ऑन द रोड एट द रेट ऑफ 0.05 kg। कहते हैं कुछ टाइम गुजरने के बाद ये जो सारी की सारी सैंड है ना ये नीचे बिखरना शुरू हो जाती है, ज़मीन के ऊपर आ जाती है, सच दैट कि ये जो रेत है ये वाला बैग है ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। अब यहाँ पे रेत तो रही नहीं क्योंकि वो तो ज़मीन के ऊपर सारी की सारी बिखर गई। अब इस बैग में किसी किस्म की रेत मौजूद नहीं है। अब कहते हैं अब आप उसका
स्पीड मालूम करके बताएं, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द इंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी, मतलब अब आपके पास किसी किस्म की सैंड यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इनिशियल बच्चे ये देखिए, आपने टोटल मैच उसका लिया था सैंड का भी और ट्रॉली का भी। अब यहाँ पे फाइनल मैच की बात करें, यहाँ पे सैंड तो रही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉली है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैच सिर्फ और सिर्फ M2 या फाइनल मैच सिर्फ ट्रॉली का लेंगे, सैंड का नहीं लेंगे, क्योंकि वो सारी की सारी बिखर गई है। तो आपने ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम MV इज इक्वल टू M फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम आपके पास, टोटल मोमेंटम हमने लिखा था ट्रॉली का और सैंड का, ठीक है, वो 2000 था, और इनिशियल स्पीड आपको 11.11 गिवन थी, इज इक्वल टू फाइनल मैच, मुझे अब सैंड नहीं, आप सिर्फ ट्रॉली का मैच लेना, वो 1500 kg आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अब ये वाला फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14.51 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं। अच्छा, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, जो आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए काम करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर में आप जाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं। अब इससे वापस जाने के लिए आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें कन्वर्शन हो जाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं गिव एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ द वर्क इन ऑन MKS एंड CGS सिस्टम। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बच्चे जो स्टैंडर्ड है। कहते हैं हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिए हमने, एक MKS और एक CGS। अच्छा, पहले ज़मानों में ना हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे, एक मोस्ट कॉमनली MKS इस्तेमाल होता था और दूसरा यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते थे CGS MKS। अच्छा, ये तीन दोनों जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली तीन पैरामीटर, सीन क्वांटिटीज के यूनिट्स के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। MKS का मतलब है जो लेंथ हमेशा लेते थे वो मीटर्स में लेते थे, मैथ्स को हमेशा केजी में लिया जाता था, मतलब इस यूनिट में, ठीक है। मैथ्स को हमेशा केजी में और टाइम को हमेशा किस में, सेकंड में। तो MKS में जब भी आप लेंथ को लेंगे मीटर्स में लेंगे, मैथ्स को केजी में लेंगे और टाइम को सेकंड में लेंगे। तो ये तीन क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मैथ्स और टाइम। CGS में आप क्या करते थे, जो लेंथ होती थी बच्चे उसको सेंटीमीटर में हमेशा लेते थे, और मैथ्स को हमेशा ग्राम्स में लेते थे, और टाइम को सेकेंड से मालूम किया जाता था। तो ये स्टार्टिंग में ना मोस्ट कॉमनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। कहीं पे MKS मतलब कहीं पे लेंथ को मीटर्स में, मैथ्स को केजी में और टाइम को सेकंड में लिया जाता था, कहीं पे CGS इस्तेमाल किया जाता था। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पहले कुछ इस तरह से डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिनको ख़त्म करके बाद में ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाया गया। कहते हैं लेकिन अभी फिलहाल इन दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आप वर्क के यूनिट्स बताएं, आप उसके एब्सोल्यूट भी बताएं यूनिट्स और ग्रेविटेशनल भी बताएं। एब्सोल्यूट की पहले बात करते हैं, जो इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, पहले MKS में, जिसमें लेंथ को मैथ्स में और लेंथ को मीटर्स में, मैथ्स को केजी में और टाइम को सेकंड में लेते हैं। कहते हैं MKS में ना यूजुअली वर्क का यूनिट होता है जॉल। जॉल जो होते हैं वो हमारे पास यूजुअली न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, और न्यूटन मीटर है तो बच्चे इसकी जगह आपके पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर CGS में देखें ना तो बच्चे वर्क की जो वैल्यू होती है ना या यूनिट होता है वो अर्ज होता है, ठीक है। CGS में यूनिट वर्क का क्या होता है, अर्ज। और अर्ज भी किसके इक्वल होगा बच्चे, वो होता है हमारे पास डाइन सेंटीमीटर के। अच्छा, फोर्स का जो यूनिट होता है ना CGS में वो होता है डाइन, ठीक है। और हमारे पास लेंथ का क्या होता है, फोर्स की जगह यहाँ पे मतलब MKS में न्यूटन है और CGS में क्या है, डाइन। और यहाँ पे इसका लेंथ का मीटर होता है डिस्टेंस का, और यहाँ पे इसका क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये डाइन सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके अलावा इसका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड था, तो इसका कन्वर्जन करवा लें, उसमें केजी था, इसमें ग्राम है, इसमें मीटर था, इसमें सेंटीमीटर है, बाकी तो सारे उसी तरह से। तो सिर्फ इसमें याद रखिएगा कि MKS में स्टैंडर्ड यूनिट या एब्सोल्यूट उसका जॉल है, इसका अर्ज है। वहाँ पे हमारे पास न्यूटन मीटर के इक्वल आ जाते हैं, ये डाइन, क्योंकि फोर्स का यूनिट जो होता है CGS में वो डाइन होता है, ठीक है। बाकी मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये MCQ पूछा जा सकता है कि 1 जॉल कितने अर्ज के बराबर होता है। 1 जॉल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारे पास रिलेशनशिप है दो यूनिट्स के दरमियान, एक CGS में वर्क का यूनिट है और एक MKS में, ठीक है। आगे ग्रेविटेशनल यूनिट है बच्चे, ग्रेविटी के लिहाज से ना आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है अगर आपने मास को मूव करवाना है, ये उस फॉर्म में हमारे पास यूनिट को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 1 kg मैस है MKS में, ठीक है। MKS में आप केजी में बात करते हैं, 1 kg मैस को आपने मूव करवाना है एक डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस से, तो उसके लिए जो फोर्स होगी उसको हम लोग नाम देंगे किलोग्राम मीटर। किलोग्राम मीटर जो हमारे पास यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वर्क का, मतलब हम लोग मैस के हिसाब से बात करते हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली फोर्सेस होती हैं वेट्स के दरमियान, मैसेस के दरमियान। तो इसलिए ग्रेविटेशनल यूनिट्स में हमारे पास वर्क का यूनिट क्या होगा, वो फोर्स जो किलोग्राम मैस को 1 मीटर डिस्टेंस तक मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड है। इसको केजीएम भी लेते हैं या फिर इसको केजीएफ भी लेते हैं, मतलब वो फोर्स जो 1 किलोग्राम मैस को 1 मीटर मूव करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है उसको किलोग्राम मीटर बोलते हैं। सीजीएस में फिर क्या होगा, सीजीएस में मैस को तो ग्राम में लेते हैं, तो फिर इसमें क्या होगा, 1 ग्राम को 1 सेंटीमीटर मूव करवाने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, हमारे पास वर्क के इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसको ग्राम सेंटीमीटर लेते हैं कि 1 ग्राम को 1 सेंटीमीटर इक्वल मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसका प्रोडक्ट होता है। तो इसके जीएफ भी इसको ले लिया जाता है, मतलब इसको फोर्स के साथ भी सिंप्लीफाई कर लिया जाता है। तो हमारे पास वर्क का यूनिट जो होता है एमकेएस में ग्रेविटेशन वो किलोग्राम मीटर होता है और इसमें सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये याद आपने करने हैं। आगे कहते हैं हमारे पास अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच हाइट से उसको फॉल करवाया जा रहा है विद द स्पीड 1.2 अंडर GH। आपने वर्क डन निकाला है बाय दी एयर फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास एक सिनेरियो हम बात करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये किसी और हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब वो हाइट से जब वो नीचे फॉल करता है तो एक तो नीचे आ रहा है, दूसरा अगर यहाँ पे मैं मीडियम ले लेती हूँ, एयर ले लेती हूँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो रही है, दूसरा ये जो मीडियम है ना बच्चे उसके ऊपर एक ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट ने मुसलसल नीचे आना है तो उसको इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ता है। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा था कि आपके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही होती है, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में, दूसरा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है इसके अगेंस्ट भी वर्क करना है। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, अगर उसने नीचे आना तो इसको मुसलसल इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। आपने वर्क डन निकाला बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे बच्चे जो वैल्यू प्लस है इसको इधर रहने दे, काइनेटिक एनर्जी उधर जाके माइनस में हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है mgh माइनस 1/2, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। वी की बच्चे आपको स्पीड तो उसने दी हुई है 1.2 √gh, तो वी की जगह आप क्या लिखते हैं 1.2 √gh। अब इसका अंडर रूट ले लें, 1.2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1.44 हो जाएगा, ये अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो ये GH आ जाएगा। अब मुझे 1.44 को 2 से डिवाइड कर दें 0.72 आ जाएगा और साथ में mgh आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 में से 0.72 को माइनस करेंगे तो ये 0.28 हमारे पास mgh आ जाएगा। आगे कहते हैं बाइसाइकिल हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 जॉल। काइनेटिक एनर्जी आपके पास गिवन है। व्हाट काइनेटिक एनर्जी would the bicycle have if it had same mass and double speed। आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो भी उसकी, कहते हैं बाद में अगर उसकी स्पीड को डबल कर दें, मास को सेम रहने दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी का कुछ सिंपल जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, तो सिंपल उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही है। बाद वाली काइनेटिक एनर्जी को मैं प्राइम के साथ लिख देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 1/2 mv प्राइम। स्पीड चेंज हो रही है ना तो वी के ऊपर भी मैंने प्राइम डाल दी। अब वो कह रहे हैं जो बाद वाली स्पीड है वो पहले वाली स्पीड का डबल है, तो v प्राइम जो है वो इक्वल टू 2v आ जाएगी कि पहले वाली स्पीड का डबल जो है वो हमारे पास बाद वाली स्पीड है। तो v प्राइम की जगह उसकी वैल्यू डाल दें तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा 4v², 4 को कॉमन ले लें तो 1/2 mv², बाकी बच जाएगा 1/2 mv²। तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, तो ये हमने देखा कि बाद वाली काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम होती है। अब वो कह रहे हैं 3 टाइम, दूसरा पार्ट उसका कह रहा है 3 टाइम मैस को 3 गुना कर दे एंड विद 1/2 ऑफ द स्पीड, और स्पीड को 1/2 आधा कर दे। उसमें भी दोबारा अगेन वही होगा, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², बाद वाली क्या होगी उसके साथ प्राइम डाल दे। प्राइम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी मास भी चेंज हो रहा है, मतलब उसको 3 टाइम करेंगे, स्पीड भी चेंज हो रही है तो उसके ऊपर भी प्राइम और उसके ऊपर भी प्राइम आ जाएगा। मैस हमारे पास जो बाद वाला प्राइम है वो पहले वाले मैस का 3 टाइम है और स्पीड जो है पहले वाली स्पीड का हाफ है। इन दोनों वैल्यूज को इधर डाल दें, ये 20/4 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। 3 भी कॉमन ले लें, इसमें से 4 डिवाइडेड बाय 4 भी ले लें, 3/4 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा 1/2 mv²। तो ये तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसका मतलब है ये पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 3/4 टाइम आ गया। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैविंग मास मूविंग विद वेलोसिटी v व्हेन इट्स मोमेंटम बिकम डबल। कहते हैं मोमेंटम डबल है, आप बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, फिर उसकी बात करेंगे क्या इफेक्ट आएगा अगर मोमेंटम को डबल कर दे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv² होता है। अब इस फार्मूले को ना इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखें। कहते हैं इस फार्मूले में ना आप इस फार्मूले को m से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। इस फार्मूले को m से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ऑलरेडी एक m था, मल्टीप्लिकेशन में एक और आ जाएगा, m² आ जाएगा, डिवीजन में m आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए एम का भी स्क्वायर है, वी का भी स्क्वायर है, तो इस दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लें तो एम वी का होल स्क्वायर आ जाएगा। मोमेंटम हम यूजुअली पढ़ते हैं बच्चे पी इज इक्वल टू एम वी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूँ, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर आ जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बेसिकली मोमेंटम का स्क्वायर के इक्वल है। अब ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ये है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो कहते हैं अगर मोमेंटम को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इफेक्ट क्या है। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, पी स्क्वायर ओवर 2m, तो इसको ओरिजिनल है। बाद वाली क्या है, मैं उसको काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू पी प्राइम का मतलब मोमेंटम चेंज होगा तो बाद वाली को मैं पी प्राइम का नाम दे देती हूँ डिवाइडेड बाय 2m। अब वो कह रहे हैं कितना चेंज होगा बच्चे, वो पहले वाले मोमेंटम का 2 टाइम है, तो जहाँ पे पी प्राइम आपने लिखा है वहाँ पे 2p लिख दिया, 2p लिखा बच्चे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 4p का स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लें, पी स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगा, पी स्क्वायर ओवर 2m बेसिकली ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम हो गई। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैव ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन। कहते हैं हमारे पास अगर स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। बच्चे हम लोगों ने ना पढ़ा था कि ये अगर अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में ना हमने कहा था डिफरेंट सेटेलाइट्स या स्पेस स्टेशन जो है ना वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, सेटेलाइट्स यूजुअली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इसे रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवॉल्वमेंट की वजह से ऑर्बिटल वेलोसिटी तो उनकी होगी ना स्पेस स्टेशन की, ठीक है, इन सेटेलाइट्स की, क्यों, क्योंकि वो मुसलसल वो घूम रहे हैं, मूवमेंट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हर पॉइंट पे देखिए अगर सर्कल में वो घूम रहे हैं तो हर पॉइंट पे उनका जो ज़मीन से डिस्टेंस है वो भी हमारे पास होगा, तो हाइट की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो कहते हैं इनकी दोनों होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल भी एनर्जी भी होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, और हर पॉइंट पे आपके पास स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है, अलॉन्ग दी टेंजेंट होती है, तो इसलिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास मुसलसल उसकी आ रही होती है ऑर्बिटल मोशन की वजह से। अब लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सर्कल में मूव कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे हाइट जो है वो सेम होती है। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कह रहे कि सही से ड्रॉ नहीं हुआ, अगर सर्कल एग्जैक्टली देखें ना तो हर पॉइंट पे जो सेंटर से डिस्टेंस होता है ना अर्थ का, किस स्पेस स्टेशन का किसी भी पॉइंट पे होगा तो वो सेम होगा, तो हाइट जो चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी तकरीबन सेम रहती है, उसमें ऐसा कोई ह्यूज चेंज नहीं आता, तो इसलिए हम कहते हैं वो कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन उसकी मुसलसल रिवॉल्व करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि उसकी जो नेग्लिजिबल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा होता है, किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा होता, क्योंकि हाइट उसकी जो ज़मीन से है वो सेम रहती है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से चैप्टर 4 के, इनमें से बच्चे स्टिल कुछ पूछना हो, किसी शॉर्ट क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।